नमस्कार। आज कहानी गोल्ड में सुनिए निर्जा हेमेंद्र जी की लिखी कहानी मुझे मुक्त कर दो। वह तीव्र कदमों से कार्यालय की ओर बढ़ती जा रही थी। घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने के साथ ही साथ उसे कार्यालय भी समय पर पहुंचना है। यदि वह अकेली होती तो अपने लिए खाने पीने की व्यवस्था कहीं पर भी कर लेती, कुछ भी रूखा सूखा खाकर जीवित रह लेती। किंतु घर में माँ पिताजी हैं, उनके लिए सभी कुछ करना है। एक तो वृद्ध शरीर, ऊपर से उम्रजनित बीमारियां, उनके खाने पीने की अलग से व्यवस्था करके तथा दवा इत्यादि रखकर उन चीजों के विषय में उन्हें समझा कर आने में उसे कभी कभी कार्यालय पहुंचने में विलंब होने लगती है। वैसे तो उसी घर के आधे हिस्से में उसके बड़े भैया अपने परिवार के साथ रहते हैं। माता पिता से उनका संबंध औपचारिकता मात्र ही है, वह अलग रहते हैं। घर का आंगन एक ही है। यदि माता पिता उन्हें आंगन में दिख जाएं, तो वे मौसम, महंगाई व अन्य निरर्थक समस्याओं पर हल्की फुल्की बातचीत कर लेंगे। किंतु माता पिता के स्वास्थ्य, उनके सुख दुख व उनकी आवश्यकताओं की बात नहीं पूछेंगे। पिताजी भी कैसी कातर व आशा भरी दृष्टि से उसे देखने लगते हैं। इन्हीं पारिवारिक समस्याओं व व्यस्तताओं से जूझते हुए वह प्रतिदिन कार्यालय पहुंचती है। कार्यालय पहुंचकर वह काम में व्यस्त हो गई। व्यस्तता कुछ कम हुई तो वह अपने लक्ष्य विहीन जीवन के विषय में सोचते सोचते विगत दिनों की स्मृतियों में विलीन होने लगी। कितने खूबसूरत दिन थे वे दिन जब वो कॉलेज जाती थी। बचपन कुछ पग पीछे गया था। वह किशोरावस्था यौवन की ओर अपने पग बढ़ा रहा था। यहाँ इसी छोटे से शहर के कॉलेज में उसका नामांकन करा दिया गया था। घर में सब उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते थे। पिताजी को उससे बड़ी आशाएं भी थीं कि पढ़ लिख कर वह अपने पैरों पर खड़ी होगी तथा सुखी जीवन व्यतीत करेगी। वर्ष दर वर्ष व्यतीत होते जा रहे थे। उसने स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। उसके पिता उसे उच्च शिक्षा दिलाकर आईएएस ऑफिसर बनाना चाहते थे। वह भी उनके सपनों को पूरा करना चाहती थी। पूरे मनोवेग से अध्ययन में रुचि ले रही थी। वे दिन कितने सुखद थे। वह बस से कॉलेज जाती थी। बस में उसके कॉलेज में साथ पढ़ने वाले लड़के लड़कियां भी मिल जाते। सब आपस में खूब बातें, हास परिहास करते हुए कॉलेज आते जाते। वे दिन भी कितने सुहाने थे। किसी प्रकार का कोई उत्तरदायित्व नहीं। दिन समय की नदी में बहते जल की भांति सरलता से व्यतीत होते जा रहे थे। ऐसा लगता था जैसे इन्हीं सुखद लम्हों से मिलकर जीवन बना है। बस यही जीवन है। उसे स्मरण है वे दिन। वह दुबली पतली, सामान्य लंबी तथा गेहुए रंग की लड़की थी। लंबे बालों की दो चोटियां बांधकर सलवार कुर्ता पहनकर वह कॉलेज जाती थी। उसके साथ की लड़कियां उसके सादगी युक्त सौंदर्य की प्रशंसा करती थीं। उनकी दृष्टि में मैं अत्यंत आकर्षक लगती थी। वे प्रतिदिन मेरी प्रशंसा में कुछ न कुछ कहा करती थीं। मुझे अपनी प्रशंसा अच्छी नहीं लगती थी। मैं स्वयं को साधारण रंग रूप वाली युवती ही मानती थी। कदाचित मैं अपना आकलन करने में भूल कर रही थी। ऐसा न होता तो वह प्रतिदिन बस में आते जाते मेरी ओर क्यों आकृष्ट होता। वह भी बस से ही ऑफिस आता जाता था। उस समय उसका नाम मुझे नहीं ज्ञात था, नहीं ज्ञात करने की इच्छा। वह गौर वर्ण का लंबा आकर्षक युवक था। यदा कदा बस में दिखाई देता था। मैं जब भी उसकी तरफ देखती, वह मुझे अपलक मेरी ओर देखता मिलता। उसे यूं अपनी तरफ देखता पाकर मैं सकुचा जाती व चुपचाप बैठी रहती। धीरे धीरे वह प्रतिदिन मुझे मेरी बस में मिलने लगा। न जाने उसने मुझ में क्या देखा। वह मेरी ओर आकर्षित हो चुका है, इस बात का आभास मुझे उस दिन हुआ जब वह बस में मेरे ठीक पीछे आकर खड़ा हो गया। मेरे बस से उतरने तक वह मेरे पीछे खड़ा रहा। फिर तो वह प्रतिदिन बस में मेरे पीछे खड़ा रहता
तथा मुझे देखता रहता। एक दिन मेरे बस से उतरते ही वह भी मेरे पीछे पीछे कॉलेज के पास उतर गया, जबकि वह उसी बस से आगे तक जाता था। बस से उतरते ही उसने अत्यंत शालीनता से मुझे पुकारा तथा मुझसे मेरा नाम पूछा। मैं किसी अजनबी को अपना परिचय क्यों बताती? मैं आगे बढ़ गई। वह वहीं खड़ा रह गया। इन सब बातों से निर्विकार मैं अपनी शिक्षा की तरफ पूरा ध्यान दे रही थी। वह पूर्ववत बस में मुझे दिखता रहता। मैं अपनी सहेलियों के साथ बातें करती रहती या बस की खिड़की से प्राकृतिक दृश्यों से तारतम्य जोड़ लेती। उसकी तरफ से अनभिज्ञ होने का प्रयत्न करती। प्रकृति तो मुझे बाल्यावस्था से ही अपनी ओर आकृष्ट करती थी। सड़क के दोनों ओर फैले हरे भरे खेत मुझे मखमली कालीन के सदृश लगते और उनमें बनी सरपीली पगडंडियां कालीन में बने अद्भुत चित्र के समान। मैं प्रकृति के मनोरम सौंदर्य में स्वयं को आत्मसात कर लेती। सड़क के दोनों ओर कतारबद्ध रूप से उगे शीशम, पलाश, आम, अमलतास व ढाक के वृक्षों पर ऋतुओं का आना जाना व उनका प्रभाव देखती। वृक्षों व ऋतुओं के संबंधों में मुझे पूरा दर्शन शास्त्र समाहित नजर आता। समय के साथ ऋतुओं का आगमन व प्रस्थान होता रहा। मेरी शिक्षा सत्र भी समापन की ओर बढ़ चले। वह भी बस में मुझे दिखता रहा, मेरे पीछे खड़ा। धीरे धीरे मुझे उसकी आदत सी होने लगी थी। कभी भीड़ के पीछे उसके अदृश्य होने की स्थिति में मेरे नेत्र उसे ढूंढ लेते। मार्च का महीना प्रारंभ होने वाला था। वार्षिक परीक्षा की तिथियां घोषित हो चुकी थीं। कॉलेज में मेरा यह अंतिम वर्ष था। मैं भी पूरे मनोवेग से पढ़ाई में लगी थी। पूर्व की भांति मैं उस दिन भी बस से उतरकर कॉलेज के मुख्य गेट की ओर बढ़ रही थी। सहसा किसी ने पीछे से मेरा नाम लेकर मुझे आवाज दी। मैंने पलटकर देखा, वह ठीक मेरे पीछे खड़ा था। मैं चौंक सी गई। मेरे चौंकने का कारण यह था कि उसे मेरा नाम कैसे ज्ञात हो गया। मैंने क्रोध भरी प्रश्नवाचक दृष्टि उस पर डाली। वह सकपकाकर मेरी ओर देखते हुए पर बस बोल पड़ा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। उसके वाक्य पूरे भी न हुए थे कि मैं तेज स्वर में उसे डांटने लगी। मेरा क्रोध देखकर वह चुप हो गया था। मैं बोलती चली जा रही थी। न जाने क्या क्या कह दिया था मैंने उसे उस दिन। प्रत्युत्तर में वह सिर्फ इतना ही बोल पाया था, क्षमा कीजिएगा। मैं कॉलेज चली आई। इस घटना के पश्चात भी वह कॉलेज आते जाते बस में मुझे मिलता रहता। परीक्षाएं समाप्त होने वाली थी। मेरे सभी प्रश्न पत्र अच्छे हो रहे थे। मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर विचार कर रही थी। मेरे जीवन में फिलहाल कोई अन्य लक्ष्य नहीं था। मैं आगे की शिक्षा अनवरत रखते हुए नौकरी हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का मन बना चुकी थी। उधर माँ पिताजी मेरे ब्याह की चर्चा परिचर्चा कर रहे थे। शीघ्र ही एक दिन वह भी आ गया जब मेरा ब्याह निश्चित कर दिया गया। मेरे जीवन में बहुत कुछ अपूर्ण रह गया। आगे बढ़कर कुछ कर पाने का जो स्वप्न मैं जी रही थी, जिसके लिए माँ मुझे प्रेरित भी कर रही थी, कि वह युवावस्था तक आते आते समाप्त क्यों हो गया। उनकी क्या मजबूरी थी। भैया भी तो उच्च शिक्षा प्राप्त कर आगे बढ़ रहे थे। उन्हें किसी ने नहीं रोका, फिर मुझे क्यों रोक दिया गया। माँ के घर में मैं अपनी कोई इच्छा पूरी नहीं कर पाई थी। मुझे याद है कॉलेज के दिनों की वो बात, जब एक बार मेरी कुछ सहेलियों ने छुट्टियों में फिल्म देखने का कार्यक्रम बनाया था। वो मुझे भी साथ ले जाना चाहती थी। मेरी भी इच्छा थी उन सबके साथ फिल्म देखने की। मैंने माँ से जाने के लिए पूछा तो माँ ने कहा था, घूमना फिरना, फिल्में देखना, यह सब विवाह के पश्चात करना। उस दिन के लिए तो माँ ने अनुमति दे दी, किंतु मैं पुनः कभी भी माँ से ऐसी किसी बात के लिए पूछने का साहस नहीं जुटा पाई। उन्होंने मेरा विवाह तय कर दिया था और उसमें मेरी सहमति असहमति पूछने का प्रश्न ही कहाँ उत्पन्न होता। लड़की की इच्छा जानने की आज्ञा समाज कहाँ देता है। मेरे द्वारा प्रतिवाद करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। मेरा विवाह अवश्य हुआ, किंतु इसी समाज में रहने वाले मेरे ससुराल के सामाजिक प्राणियों ने, जिनमें मेरे पति भी सम्मिलित थे, जब दहेज के लिए मुझे भीषण प्रताड़ना दी, तब मेरे माता पिता को यह अनुभूति हो पाई
कि उनसे भूल हुई है। काश वे मुझे आगे बढ़ने के कुछ अवसर और देते, मैं आत्मनिर्भर हो पाती। इसे भाग्य का लिखा कहें कि मानवीय भूल, जिसका मूल्य मुझे अपनी इच्छाएं, अपने सपने, अपना जीवन देकर चुकाना है। मेरे माता पिता मेरी दुर्दशा देखकर शीघ्रता से वृद्धावस्था की तरफ बढ़ चले। मैं ससुराल में रहकर दुर्बलता व बीमारियों का शिकार हो रही थी। अपनी शिक्षा भूल रही थी। पुस्तकें व कलम मेरे लिए अजनबी हो रहे थे। समाज का कोई भी व्यक्ति मेरी इस दुर्दशा का साक्षी न था। मैंने ससुराल में रहने का, समायोजित होने का अथक प्रयत्न किया, किंतु मैं टूट गई। एक दिन माता पिता की दहलीज पर पुनः खड़ी हो गई। माँ, पिता व भाई सबने मुझे सहारा दिया, मेरा साहस बढ़ाया। मैं पुनर्जीवित हुई और नौकरी हेतु प्रयत्न करने लगी। शैने शैने इन सब में व्यस्त होकर अपना अतीत किसी दुस्वप्न की भांति भूलने लगी। मैं वो बेगाना शहर छोड़कर अपने शहर में आ तो गई, जहाँ की हवाएं, वृक्ष, पत्ते, ऋतुएं सब कुछ जानी पहचानी सी थी। किंतु अकेलेपन के क्षणों में मेरे हृदय में एक प्रश्न बार बार उत्पन्न होता कि क्या यह शहर मेरा है? क्या यह समाज एक लड़की को पिता का शहर, पिता का नाम अपनाने की स्वीकृति देता है? यदि नहीं देता है तो क्यों? यह प्रश्न अनुत्तरित ही रहता। कुछ समय पश्चात मेरे जीवन में प्रसन्नता के कुछ पल तब आए जब मेरा चयन नौकरी के लिए कर लिया गया था। मेरे आत्मविश्वास में कुछ वृद्धि हुई। कम से कम मैं अब आर्थिक रूप से सबल थी, किसी पर बोझ नहीं थी। यह मेरा सौभाग्य था कि मेरी प्रथम नियुक्ति इसी शहर में हुई। कदाचित मुझे जीवन में अभी और संघर्षों का सामना करना था, क्योंकि भैया विवाह के पश्चात माँ पिताजी से अलग हो गए थे, जबकि पुत्र होने के कारण माँ पिताजी ने उन पर स्नेह की विशेष कृपा की थी। आर्थिक रूप से भी भैया को सबल बनाया था। फिर भी उनके व्यवहार में न जाने कहाँ से परायापन समाता चला जा रहा था। मैं माता पिता का एकमात्र सहारा बन गई थी। मेरा लक्ष्य विहीन जीवन और कठोर संघर्ष देखकर माँ पिताजी भी दुखी हो जाते, किंतु मैं यंत्रवत किए जा रही थी। समय का पहिया अपनी गति से घूमता जा रहा था। एक दिन निलय मुझे पुनः बस स्टैंड पर खड़ा दिख गया। मैं कार्यालय जाने के लिए बस की प्रतीक्षा में खड़ी थी। मुझे देखते ही वह मेरी ओर बढ़ा ही था कि मैंने उसे अनदेखा करते हुए अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। दरअसल मैं उसके प्रेम का तिरस्कार कर शर्मिंदा थी और उससे दृष्टि चुरा रही थी। मेरा नाम तो उसने उसी समय ज्ञात कर लिया था, किंतु उसका नाम मुझे जीवन के दूसरे दौर की मुलाकात में ज्ञात हो पाया, निलय। उसके नाम में भी मुझे उसी जैसा आकर्षण व शालीनता की अनुभूति होती। वह मेरे पास आकर खड़ा हो गया, मुझसे मुखातिब होकर बातें करने लगा। इन विगत वर्षों के दरमियान ऐसी बहुत सी बातें थीं जो वह मुझसे पूछना चाहता था। मैं बताना चाहती थी। उसने अनेक बातें पूछी, वह मैंने बताई भी। मुझे वह अपना सा लगने लगा था। वह स्नेहिल नेत्रों से मुझे देखता रहा, उसी प्रकार जैसे कॉलेज के दिनों में भावपूर्ण नेत्रों से मुझे चुपचाप देखता रहता। उसकी आंखें वहीं थीं, किंतु मैं बदल गई थी। मैं उससे दूर जाना चाहती थी, किंतु वह। मैं नई नौकरी व वृद्ध माता पिता की देखभाल की जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गई थी। नीला मेरे आसपास ही रहता। उसने बताया कि उसका भी विवाह तय हो गया था, किंतु उसने वह रिश्ता तोड़ दिया है। क्यों? क्या कारण है? मैं उसके योग्य अब नहीं हूँ। मैं तो एक परित्यक्ता हूँ। रूढ़िगत समाज के योग्यता अयोग्यता के ये पैमाने उसके कदमों को आगे बढ़ने देंगे। किंतु निलय उन रूढ़ियों को तोड़ते हुए मेरे माता पिता से मिलना चाहता है। मेरे समक्ष अनेक प्रश्न खड़े हैं। मैं स्त्री हूँ और स्त्री का एक गुण है संवेदनशीलता और मानवता। मैं सोचती हूँ मेरे विवाह करके कहीं और बस जाने के उपरांत मेरे माता पिता का क्या होगा? उनकी देखभाल कौन करेगा? माँ से पूछने पर वह कहती हैं कि मैं उनकी फिक्र न करूं। नीला अविवाहित है। क्या उनका परिवार और हमारा समाज उन्हें एक परित्यक्ता से विवाह की अनुमति देगा? क्या वह इस समाज के कटु प्रहारों के समक्ष खड़ा रह पाएगा? कहीं समय के थपेड़ों से वह डगमगा गया तो आज इन सभी प्रश्नों के उत्तर उसे निलय से जानने हैं।
वह कार्यालय के कार्यों को तीव्रता से निपटाने लगी। उसने सोच लिया है, आज जब वह कार्यालय से घर जाने के लिए निकलेगी, निलय से इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानेगी। सायं नीलम उसे बस स्टैंड पर प्रतीक्षारत मिला, सदैव की भांति। मैंने उसके समक्ष अपने हृदय में पल रहे अनेक प्रश्नों की झड़ी लगा दी है। मेरी बातें सुनकर वह मुस्कुराता रहा। कुछ क्षणों के उपरांत वह मुझसे बोला, इतने दिनों में क्या तुमने मुझे इतना ही जाना है कि मैं विपरीत परिस्थितियों में परिवर्तित हो जाऊंगा? ऐसा नहीं हूं मैं तो आज भी वहीं खड़ा हूं जब मैंने तुमसे तुम्हारा नाम भर पूछा था और तुम ही मुझे प्रतीक्षारत छोड़कर आगे बढ़ गई। मुझे तुम्हारे जीवन में आने वाली दुखद परिस्थितियों का आभास था। मैं दृढ़ प्रतिज्ञ था कि मैं अविवाहित रहूंगा। जब भी तुम्हें संबल की आवश्यकता होगी तुम मुझे पाओगी। निलय की बातें सुनकर मेरे नेत्रों से अश्रुओं की बूंदें छलक पड़ी। इन अश्रुओं को मैंने उन दिनों से रोक रखा था जब मेरी इच्छा के विपरीत मेरा ब्याह कर दिया गया और मैंने कोई प्रतिवाद नहीं किया था। इन आंसुओं को मैंने उन दिनों से रोक रखा था जब ससुराल में मेरी शिक्षा योग्यता को दरकिनार करते हुए दहेज के चंद पैसों के लिए मेरे साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। इन अश्रुओं को मैंने उन दिनों से रोक रखा था जब ससुराल से वापस पिता के घर आते ही मेरे भैया ने अपने उत्तरदायित्व से मुंह मोड़ते हुए वृद्ध माता पिता को तिरस्कृत कर मेरे सहारे कर दिया था। इन अश्रुओं को निलय के सबल हाथों ने अपनी हथेली पर रोक लिया है। मैं भाव शून्य सी यह समझने में असमर्थ हो रही हूं कि अपनी इस दुर्दशा का दोष किसे दूं। कदाचित स्वयं को। काश मैं उस समय प्रतिवाद करने का साहस कर पाती जब मेरे माता पिता ने मेरी इच्छा के विपरीत मेरा विवाह कर दिया था। मैं अब ये साहस करूंगी, मैंने सोच लिया है। भैया को भी उनके उत्तरदायित्व का बोध कराऊंगी। मैं चल पड़ी हूँ निलय के साथ अपने घर की ओर। अभी आप सुन रहे थे नीरजा हेमेंद्र जी की लिखी कहानी मुझे मुक्त कर दो। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।